चलिए ध्यान दीजिए, गैलुसैक का नियम पढ़े थे आप लोग। गैलुसैक का नियम क्या लिखवाए थे? देखिए, जब आवाज गैसें परस्पर संयोग करके समान ताप और दाब पर गैसीय उत्पाद बनाती है तो उनके आयतनों में लघु पूर्णांकों का अनुपात होता है। हाँ, वही सरल पूर्णांक या लघु पूर्णांक बात एक ही है। जैसे देखिए, N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3 देता है। ये नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन क्या है आपका? गैस है। और ये क्रिया करके अमोनिया का क्या बना रहे हैं? गैस। समझ रहे ना? जब दो गैसें या दो से अधिक गैसें परस्पर संयुक्त होकर के कोई तीसरी गैस यानी उत्पाद भी गैस में बनाती है तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है। ठीक है, यहाँ जैसे नाइट्रोजन का कितना भाग जो है हम लेकर के क्रिया करा रहे हैं? 1 ना, इसके मोल संख्या। अच्छा ठीक है, एक चीज और बताना था तुम लोगों को। रासायनिक अपक्रिया में अगर मोल संख्या निकालनी है आपको, रासायनिक अपक्रिया में पता करना है मोल संख्या कितनी है, तो उसके आगे जो नंबर्स लिखे गए होते हैं वो नंबर उसकी मोल संख्या को दर्शाते हैं। ठीक है, उसको क्या दर्शाते हैं? मोल। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन की कितने मोल है? 1 मोल। हाइड्रोजन के कितने मोल है? 3। अमोनिया के 2। समझे ना? ये मोल संख्या है। अब यहाँ पे आगे चलिए, देखिए तो यहाँ पर गैसों के आयतनों में अनुपात बराबर हो जाएगा 1:3:2। यहाँ मोल संख्या का ही अनुपात निकालेंगे, है ना? बिकॉज 1 मोल गैस का जो आयतन होगा वो सबके लिए क्या होता है? समान होता है। तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 मोल है और इसका आयतन, 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? आयतन बराबर होता है 22.4 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का आयतन कितना हो जाएगा? 1 × 22.4 लीटर। और इसका हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 3 × 22.4, क्योंकि 3 मोल है ना। 1 मोल 22.4 लीटर, तो 3 का 3 से गुणा हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा? 2 × 22.4। अगर सबका अनुपात निकालेंगे तो जो सेम वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी ना। 1:3:2 बचेगा। तो हम चाहे मोल संख्या का अनुपात निकालें या उनके आयतनों का अनुपात, बात एक ही होगी। ठीक है, तो इनके गैसों के आयतनों का अनुपात 1:3:2 है, जो कि क्या है आपका? सरल अनुपात है। ठीक है, एक गैलुसैक का नियम था। ये समझ में आया नहीं? अच्छा, 2 चीजें आप लोगों को मिलेगी, एक NTP मिलेगा और एक आपको STP मिलेगा, है ना? हाँ, बता रहे थे। NTP जो है इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। STP मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, इसका होता है हिंदी सामान्य ताप दाब, और इसकी हिंदी होती है मानक ताप। स्टैंडर्ड मतलब होता है मानक। ठीक है, मानक ताप दाब। दोनों में अंतर क्या होता है? सामान्य ताप दाब का मतलब आप जिस जगह पे है उस जगह का ताप। चलिए ठीक है, बताते हैं आपको। जैसे बर्फ जो है, बर्फ को बोला जाता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पिघलता है ना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है। और जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? बर्फ बनता है। पानी के लिए एक और आज कहानी सुन लो। उस दिन तो बताया था कुछ, 4 डिग्री सेंटीग्रेड बताए थे। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन सबसे कम होता। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, क्या कहते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन कितना होता है? 400। 4। सुनोगी नहीं तो आएगा कहां से? का कभी हम का गोद रही है तो
हम इतने भी भयानक न दिखते हैं कि तुम इधर ना देख पाओ, डर जाओगे। अगले जो पढ़ा रहे हो उस पर ध्यान ध्यान दोगे तब तो आएगा ना कुछ, नहीं तो ऐसे बैठे रहोगे कुछ नहीं आएगा। अब से नहीं करना, ठीक है? जब पढ़ा रहे हो बोर्ड पे ही ध्यान देना, ठीक है? बढ़ जाओ। तो क्या बता रहे थे कि हम जल के लिए क्या बताया था? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उसका आयतन सबसे घनत्व सबसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका आयतन जो है बढ़ जाता है और घनत्व कम हो जाता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरती है। जिसका घनत्व कम वो तैरता है, जिसका घनत्व ज्यादा वो नीचे बैठ जाता है ना? तो जल के लिए अभी हम बता रहे हैं, जल की कहानी में ध्यान दीजिएगा। और अच्छा ये भी बताया था हमने, जल में ये असामान्य गुण किसके कारण होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। जो ध्यान देके हमेशा क्लास में बैठेगा तो उसको चीजें याद भी रहेंगी, है ना? और जो ध्यान देके नहीं बैठेंगे तो सिर्फ ऐसे भूल जाएंगे। किस बॉन्ड के कारण? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। जल में ये असामान्य गुण होता है बाकी और द्रव की अपेक्षा, है ना? द्रव और जल समझ रहे हैं ना? द्रव अलग है, जल अलग है। जल एक द्रव है लेकिन सभी द्रव जल नहीं होते, बात समझ रहे ना? चलिए, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात की जाए तो बर्फ हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ध्यान दीजिए, जल हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या बनता है? कितने पर? और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ किसमें कन्वर्ट हो जाता है? समझ में आया ना? इसी कारण हम पानी में जब बर्फ डालते हैं तो बर्फ भी क्या कर देता है, उसको पानी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। अगर ये ज्यादा टेम्परेचर पर बर्फ पिघलता होता तो पानी का टेम्परेचर भी ज्यादा ही रहता, समझे ना? लेकिन ये उसी टेम्परेचर पे पिघलता भी है और उसी टेम्परेचर पे जमता भी है। इसलिए जब हमें ठंडा पानी चाहिए होता है तो उसमें आइस डाल देते हैं, है ना? तो आइस जैसे जैसे धीरे धीरे मतलब लिक्विड में चेंज होगा वो पानी को भी क्या कर देता है? ठंडा कर देता है। क्लियर हो गया? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल बर्फ में और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बर्फ किसमें पहुंच जाता है? जल में। ठीक है? हम बर्फ खरीद के लेकर के आए, ओके, एक कमरे में रखे, कमरे का टेम्परेचर तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो होगा नहीं, 35 डिग्री सेंटीग्रेड मानक माना जाता है। कमरे का टेम्परेचर 35 डिग्री या 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? 25 से 35 माना जाता है, इसे 25 मानते हैं। मान लो कि इस समय कमरे की टेम्परेचर 25 से है तो 35 के आसपास, है ना? 35 या 40 होगा इतनी गर्मी में, ठीक है? तो 25 डिग्री टेम्परेचर है, हम उस पर बर्फ लेकर के आ रहे हैं। यहाँ बर्फ जो है 2 टेम्परेचर पे पिघल रहा है, कह रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड है बर्फ पिघल रहा है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल रहा है। यहाँ जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो इसका निश्चित ताप है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पिघलेगा। चाहे तुम 25 सेंटीग्रेड वाले रूम पे रखिए, चाहे 30 वाले पे रखिए, चाहे 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी पे रखिए, वो पिघलेगा कितने पर? 0 पर ही पिघलेगा। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसका मानक ताप हो गया पिघलने वाला, है ना? और ये जो है जहां हम उसको ला करके रखे उसके चारों तरफ का वातावरण का जो ताप हो गया 25 डिग्री 30 सेंटीग्रेड डिग्री या 15 सेंटीग्रेड, ये आपका क्या हो गया? नॉर्मल टेम्परेचर ATP हो गया। तो दोनों समझ में आ गया ना? स्टैंडर्ड जो होगा वो निश्चित होगा, जो नॉर्मल होगा उस विशेष एरिया के लिए निश्चित होगा लेकिन उस वस्तु के लिए नहीं, मतलब हर जगह हो जाने पर बदल सकता है, समझे ना? जैसे हमारे मोबाइल में हम लोग देखते होंगे टेम्परेचर, हाँ? तो टेम्परेचर कौन सा होता है? स्टैंडर्ड होता है। कैसे? जो टावर जहाँ पे होता है वो टावर के हिसाब से उसको बताता है ना कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो जरूरी है कि जो टावर पे टेम्परेचर वो यहाँ पे है, हाँ? टावर का टेम्परेचर ज्यादा होगा वो धूप में या कुछ भी जैसे भी होगा वो उस हिसाब से देख करके बताता है, तो वहाँ का टेम्परेचर बताता है। हम यहाँ मोबाइल में देखें 23 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये यहाँ का टेम्परेचर नहीं बता रहा, जहाँ टावर लगा है वो वहाँ का टेम्परेचर बता रहा है। कुछ और है मोबाइल वो जो रूम के टेम्परेचर को जान लेते हैं या हमारे हाथ पे रखे हैं तो उसका टेम्परेचर बता देते हैं, है ना? तो कुछ है मोबाइल उनका कुछ अलग है, लेकिन जनरल तौर पे जो नेटवर्क के हिसाब से बताता है कि इतना टेम्परेचर है वो किसके हिसाब से बताएगा? टावर के हिसाब से। तो ये स्टैंडर्ड हो गया टावर वाला। यहाँ पे लेकिन आएंगे तो ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बात समझ में आएगी नहीं? तो वो आपका क्या हो गया? नॉर्मल। लेकिन जनरल तौर पे जब हम बात करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर का, है ना, NTP पर या STP पर जब भी हम बात करेंगे तो टेम्परेचर के लिए जो है ताप के लिए
जितना ताप दिया गया होगा आप उसमें कितना ऐड कर देंगे, 273 केल्विन, ठीक है। और जो सामान्य दाब होता है P होता है वो 76 सेंटीमीटर होता है, 76 सेंटीमीटर या 760 mm होता है, ओके, मिलीमीटर। ये नॉर्मल या स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, और ये नॉर्मल या स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा आपका टेम्परेचर मान लेंगे, ओके। 273, ठीक, 273 उसमें ऐड कर लीजिएगा, जितना दिया गया होगा तब भी निकाल लेंगे हम, लेकिन जनरल तौर पे 273 मान लिया जाता है। समझ में आया? ये आपके हो गए। जब भी कभी एनटीपी और एसटीपी की बात होगी तो समझ जाइएगा, ठीक है। वैसे जनरल तौर पे जब कहीं बुक में लिखा होता है तो एनटीपी और एसटीपी दोनों को एक ही कैलकुलेशन मान करके, एक ही मान करके कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन दोनों होते हैं अलग। नहीं मापते हैं, वो केल्विन में नापते हैं, ठीक है, केल्विन में नापते हैं। जैसे 23 डिग्री सेंटीग्रेड है सपोज करिए, तो इसका अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 286, नहीं 296 ना, ये 296 क्या हो जाएगा केल्विन, ठीक है। समझ में आया ये पूरा हिसाब किताब। 1 मोल गैस का आयतन एनटीपी हो या एसटीपी उस पर कितना माना जाता है, 22.4 लीटर, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने कैलकुलेशन, गैस-साइड का नियम समझ में आया था। 2 या अधिक गैस से परस्पर क्रिया करके जब एक गैसीय उत्पाद बनाती हैं तो उनके आयतनों में एक निश्चित अनुपात यानी एक सरल अनुपात होता है ना, लघु पूर्णांकों का अनुपात होता है। तो यहाँ 1:3:2 है जो कि एक लघु अनुपात या सरल अनुपात है ना, इकाई के अंकों में मिलता है तो समझ लीजिए सरल ही माना जाता है, हाँ। तो इतना नोट कर लो। जैसे ब्राजीलियस की परिकल्पना, वही ब्राजीलियस, बर्जीलियस, हाँ हाँ वही वही, हाँ वही एक ही है। यहाँ भी दिए हैं एक, और उसमें भी दिए हैं, क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी दिए हैं। और उसके बाद एक जैव शक्ति सिद्धांत तो ब्राजीलियस ने दिया था। ब्राजीलियस ने एक और दिया है, उसमें क्या कहते हैं, अरे लैमार्कवाद और जैव विकास चैप्टर है कोई ना, अनुवांशिकता में नहीं, जैव विकास है जिसमें लैमार्कवाद है, डार्विनवाद है, उसी में एक इन्होंने भी परिकल्पना प्रस्तुत की थी ब्राजीलियन। ये 3 परिकल्पनाएं हैं इनकी। जो उसका क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, उसको सर्वप्रथम किसने बताया था? उसका वो मिल्कन ने तेल की बूंद से उसका नाप के बताया था। हाँ, तेल की बूंद से प्रयोग करके उसकी वैल्यू निकाली थी मिल्कन। टॉमसन ने तो वो उनका नाम बताया था, नामकरण किया था। बाकी खोज तो शुरुआत में कौन सा वैज्ञानिक था जो कर रहा था, वैक्यूम नली किसने बनाई थी? हाँ, जूलियस प्लंकर ने बनाई थी, ठीक है, जूलियस प्लंकर ने बनाई थी। अरे वो चैप्टर पे पहुंचोगे तो पाओगे पता, काहे को भी परेशान हो गए। आ रहा है ना, तो अभी इसके 1-2 चैप्टर के बाद आ रहा है। ये उसमें कट गया इस बार, ऑनलाइन तैयारी करवाया था, उसमें भी था। अच्छा, टेस्ट दे रहे थे तो हाँ रहा। ऑनलाइन तैयारी वाले आप कितने लोग डाउनलोड किए, पढ़ते हो रोज? 10% रोज उसमें आता है। तो रोज हम क्वेश्चन आके पूछा करें, हाँ क्या तो सुबह 6:30 बजे अपलोड होता है, 6:30 बजे 10 क्वेश्चन उसका अपलोड हो जाता है, तो उसको देख के आया करो जिस दिन। हाँ, तो करंट अफेयर ही तो बात कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग को 2 ही आता है। 10 आता है, 1 लाइनर उसमें लिख के आता होगा, एक पंक्ति में लिख के आता होगा। आज कोई इलेक्ट्रॉनिक दिवस है, इलेक्ट्रॉनिक दिवस की इलेक्ट्रॉनिक पता नहीं, हमने देखा नहीं है, हो सकता होगा। तो वो पढ़ते रहने से ना आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। तो कल से कहो पूछा करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोड दिवस 8-10 तो 6:30 बजे उस पर अपलोड हो जाता है, 10 क्वेश्चन और कुछ जीके के क्वेश्चंस। तो वो जो है तैयार करते रहो, वो आपके लिए बहुत काम देगा। एनडीए नहीं भी निकला तो आगे चल के आपको अगर मान लीजिए यूपीएससी एग्जाम देना होगा तब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
है ना। चलिए तो ब्राजीलियस की परिकल्पना लिखिए। ब्राजीलियस की सन 1 क्या लिखवा है यार, आप लोग पढ़िएगा। सन 1 जो है लिखने की कोई खास जरूरत नहीं होती, लिखवा है। चलिए लिखिए। गैलुसैक के नियम की व्याख्या करने के लिए गैलुसैक के नियम की व्याख्या करने के लिए सन 1811 ईस्वी में 12 ईस्वी में 1811 ईस्वी में ब्राजीलियस नामक वैज्ञानिक ने एक परिकल्पना प्रस्तुत की। क्या लिखा है? प्रस्तुत की। इस परिकल्पना के अनुसार, फिर डैश लगा करके नई लाइन से लिखिएगा। इस परिकल्पना के अनुसार डैश, वो लाइन छोड़ दीजिएगा। समान ताप और दाब पर समान ताप और दाब पर ये जो लिख रही है, समान ताप और दाब पर गैस के समान आयतनों में 5-5 थोड़े बैठे उसमें सही नहीं लिख पा रहे हैं, तो एक तो पीछे हो जाओ ना दोनों। दुबई में ऐसे जो भेड़िए बैठते गुमचिया करके, उसके पास जिसके पास होता है वो उतना लगाएगा ना, उसके पास ज्यादा लगा रहा है ज्यादा, तुम्हारे पास ज्यादा हो तुम ही लगाओ। हम लोग यहीं पर डेली बैठते हैं, ताकि पंखे के लिए बैठते हैं। वो रोज डेली वहां बैठता है, उसकी बात कर रहे हो। लिखो, क्या लिखे? समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। परमाणुओं की संख्या समान होती है। सर आप इतना धीरे-धीरे बोलते हैं तब भी नहीं लिख पाते। सर थोड़ी ना लिख पाएंगे सर। हम सर से थोड़ी, हम तुमसे थोड़ी ना बोलते हैं। ऐसा ना करो तुम लोग कि यहीं से तृतीय विशुद्ध स्टार्ट करो। नहीं सर, हमारे पद का देखिए ये मामला जो है हम ले सकते हैं। आप इधर आ जाओ, ये लकड़ी इधर आ। अब तो सही से बैठ जाओ बढ़िया से, वही घिचपिचा के। देखिए चलिए ठीक है, बुद्धि सब लगाया वो सही है, इसी वजह से लाइट भी नहीं आ रही है। क्या करोगे? चलो बैठो, इधर देखो, ध्यान दो। बस क्या बात कर रहे थे हम लोग कि अगर हम समान आयतन लिए, समान ताप दाब पर दो गैस ले लीजिए, जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ले लीजिए, ठीक है? इसका 1 लीटर ले लीजिए, इसका 1 लीटर ले लीजिए, तो दोनों में इनके परमाणुओं की संख्या, यानी इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या और इसमें वो हमेशा क्या होगी? बराबर, ठीक ना? दोनों में मतलब परमाणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। समान आयतन में गैसों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान, ठीक है? इसमें कुछ सोचने पूछने वाली बात नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखिए। ये नियम चला था, ये सही चला है। हाँ अभी भी है, अभी भी निकाल सकते हैं, है ना? अब जैसे नाइट्रोजन का भले ही तुम्हें दिख रहा हो
दोनों जो है इसका परमाणु भार ज़्यादा होगा, इसका वो होगा, ये हल्का है ये ज़्यादा भारी है, ठीक ना, ये हल्का है तो कम जगह घेरेगा, ज़्यादा आएगा, और ये ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर ये भारी है तो इसका आयतन भी उस हिसाब से कम हो जाएगा। बात समझ में आया ना। अब जैसे मोलों की संख्या की बात की जाएगी तो भार बटे अणुभार होता है ना, तो इसके मोल की संख्या ज़्यादा होगी और इसके मोल की संख्या क्या होगी, कम होगी। बात समझे ना। तो उस हिसाब से जो है, अरे इसकी मोल संख्या उतने ही भार ले रहे हैं, जैसे 14 ग्राम ले लिए है ना, तो इसकी मोल संख्या कितनी आ जाएगी, 7 दूना 14, 7 आ जाएगा। और इसकी मोल संख्या कितनी आ जाएगी, क्या कहते हैं 0.5 आ जाएगा। बात समझेंगे नहीं, ये 7 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो दोनों का निकाल लेंगे हम आयतन, लेकिन समान आयतन पे जब बांटेंगे तो उनमें परमाणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। चलिए नेक्स्ट लिखिए, एवोगैड्रो की संख्या, एवोगैड्रो का नियम। बोर्ड पर लिख दिए क्या गादर, एवोगैड्रो, एवोगैड्रो का नियम। नाम बढ़िया लगा, रख लेना। हाँ रख लेना, फिर नाम बढ़िया लग रहा है तो। सर मेरा एक ही नाम है। नहीं, एवोगैड्रो भी रख लो, बढ़िया लग रहा है। इधर हाँ? गादर, हाँ गादर मीन्स जो है आलसी। तो लेकिन ये तुम लोग इंसानों के लिए थोड़ी ना प्रयोग किया जाता है ये, हाँ गाय भैंसों। लेकिन हो सकता है कि आप लोग समझ गए हो अपना को, अपनी रियलिटी समझ गए हो, तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। लिखिए, बोलिए सर। चलिए लिखिए। देखिए गैलुसैक के नियम को जो है सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, लिखने से गैलुसैक के नियम को व्याख्या करने के लिए इन्होंने भी नियम दिया था। अब इनका कहना यह था कि परमाणु मिलकर के, जैसे बर्जीलियस जब दिए थे तो उस समय डाल्टन था, मतलब डाल्टन के परमाणुवाद आया था तो उनके परमाणु के आधार पर दे दिए। जब एवोगैड्रो हो गए तो सब कुछ खोज हो गया था, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की भी खोज हो चुकी थी। तो इन्होंने बताया कि जैसे अणु जो है परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, ब्राजीलियस ने कहा परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो ये कह रहे हैं कि अणुओं की संख्या समान होती है, मतलब परमाणु से मिलकर के अणु बने होते हैं ना, अगर परमाणुओं की संख्या समान है तो अणुओं की संख्या समान होगी। तो लिख लो, इनके नियम को लिख लो। गैलुसैक के नियम की व्याख्या करने के लिए अच्छा, ऊपर वाला ब्राजीलियस का जो नियम था हम पूर्णतः सत्य नहीं है, हर जगह परमाणु की संख्या का समान रूप से नहीं निकाल पाए थे, समझे ना। इसलिए ब्राजीलियस की जो है परिकल्पना थी वो रद्द कर दी गई, इनकी परिकल्पना चल रही है। लिख लो। अरे तो पढ़ना पड़ता है ना, हाँ जो है, हाँ जो दिए थे ये लोग, जो थ्योरी दिए, जो सत्य होगा उसको तो पढ़ना ही पढ़ना रहेगा, वो जरूरत भी रहेगी। लेकिन पहले ये भी पढ़ना पड़ेगा कि इन्होंने जो है बाकी वैज्ञानिकों ने क्या किया था, हाँ असफल हुए तो उसका भी जो है लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। चलो लिखो, क्या लिखे, व्याख्या करने के लिए एवोगैड्रो ने तो 1812 ईस्वी में, एवोगैड्रो ने 1812 ईस्वी में, जी 1812 ईस्वी में, हाँ इसका साथ तरतोबर, चलो लिखो, क्या लिखा, ईस्वी में एक परिकल्पना प्रस्तुत की जिसके अनुसार समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में जिसके समान ताप और दाब पर समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में, गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या
समान होती है। अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। बाकी फिजिक्स में सार्थक अंक और ये सब तो सब कुछ बता ही चुके हैं। तो ये आपका रसायन के मूल सिद्धांत की पहली यूनिट जो है वो समाप्त हो गई। ठीक है, पहली यूनिट समाप्त हो गई। चलिए दूसरी यूनिट लिखिए। हाँ, दूसरी यूनिट, हाँ दूसरा पार्ट समझ सकते हो, 1.2। ठीक है, नाम नहीं बताते हैं। चलिए लिखिए, मोल की अवधारणा और उसके अनुप्रयोग। मोल की अवधारणा और उसके अनुप्रयोग। अरे दूसरा चैप्टर है। हाँ 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 हाँ, क्या चीज? हाँ पार्टी करनी है। चलो लिखो, क्या लिखे? मोल की अवधारणा और उसके अनुप्रयोग। देखिए लिखिए, किसी पदार्थ की वह मात्रा, मोल हेडिंग, मोल 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 हेडिंग, मोल हेडिंग डालो पहले। क्या लिखे? किसी पदार्थ के की वह मात्रा जिसमें, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.0, जिसमें उसके 6.02213 गुणे 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं। कण उपस्थित होते हैं पदार्थ का 1 मोल कहलाता है। 1 मोल कहलाता है। चल इस पे न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। ठीक है, बहुत न्यूमेरिकल है। देखिए, मोल संख्या जब भी निकालना होगा किसी पदार्थ का मोल संख्या, तो उसका द्रव्यमान या भार समझ लीजिए। भार किसमें? ग्राम में, और उसके बाद बटे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान बताया, परमाणु भार होगा, अणु भार हो सकता है, और क्या हो सकता है? सूत्र भार, मतलब तुल्यांकी भार। वो तुल्यांकी भार नहीं, क्या कहते हैं? आयन भार। ठीक है, ये मोल संख्या हो गया। 1 मोल बराबर कितने कण होते हैं? 6.023 रख लीजिए, 10⁻23 कण। ठीक है, जिस कण की बात होगी, है ना, परमाणु की बात होगी परमाणु, अगर आपका अणु बात होगी अणु। और 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर। इसको हम बोलते हैं मोलर आयतन। क्या बोलते हैं इसको? मोलर आयतन। तो मोलर आयतन की वैल्यू 1 मोल बराबर कितना होता है? 22.4 लीटर। कल इस पे विभिन्न प्रकार के सवाल कैसे लगाए जाते हैं वो हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, ओके, आज इतना किसको वो करना है।